कभी सोचा है कि एक ऐसा दौर कैसा होगा जहां कला, विज्ञान और हाँ विजय सब कुछ एक साथ अपने शिखर पर हो। भारत के इतिहास में एक ऐसा ही समय था जिसे हम स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं, गुप्त साम्राज्य। चलिए आज पता लगाते हैं कि ये नाम इसे क्यों दिया गया। लेकिन एक मिनट, किसी भी युग को स्वर्ण कहने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतने से होता है, या फिर इसमें कवियों की कलम और वैज्ञानिकों की सोच का भी कोई हाथ है? यही सवाल है जो आज हमारी चर्चा के केंद्र में रहेगा। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे। हमारी केस स्टडी है प्राचीन भारत का गुप्त साम्राज्य। ये वो दौर था जो लगभग चौथी से छठी शताब्दी के बीच फला फूला और जिसने दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक मिट नहीं पाई है। देखिए, किसी भी महान युग की बुनियाद होती है स्थिरता, और गुप्त साम्राज्य के लिए ये स्थिरता जीती गई थी युद्ध के मैदानों में। तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उन राजाओं से जिन्होंने इस शानदार साम्राज्य की नींव रखी। और इस नींव का सबसे बड़ा पत्थर थे सम्राट समुद्रगुप्त। उनके एक दरबारी कवि ने उन्हें एक नाम दिया जो आज भी गूंजता है, 100 लड़ाइयों का नायक। और सुनिए, ये सिर्फ कोई पोएटिक बात नहीं थी, उनकी मिलिट्री जीनियस ने ही वो स्टेज तैयार किया जिस पर यह पूरा स्वर्ण युग खेला जाना था। और ये विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गई। जहां पिता समुद्रगुप्त ने जीत की शुरुआत की, वहीं उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य को इसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्हें विक्रमादित्य भी कहा गया, मतलब शौर्य का सूर्य। और सच कहूं तो उन्होंने अपने नाम को सही साबित भी किया। उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की भी थी। उत्तर में समुद्रगुप्त ने राज्यों को सीधे अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन दक्षिण में उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया, राजाओं को हराया और फिर उन्हें इज्जत के साथ अपने सहयोगी बना लिया। और बाद में उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम की ओर रुख किया और साम्राज्य को अरब सागर के किनारों तक फैला दिया। पर रुकिए, मिलिट्री पावर तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि जंग के मैदान की धूल के बीच कुछ और भी पनप रहा था। योद्धाओं का ये साम्राज्य असल में कवियों का भी साम्राज्य था। और इस कल्चरल एक्सप्लोजन के सबसे बड़े चेहरे थे एक ऐसे इंसान जिनका नाम आज भारतीय साहित्य की पहचान है। जी हां, अब हम बात करेंगे कालिदास के युग की, एक असली कल्चरल रेनेसांस की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न यानी 9 हीरे थे, लेकिन उनमें से सबसे चमकदार शायद कालिदास ही थे। उन्हें अक्सर भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और उनकी रचनाएं गुप्त काल की कल्चरल ब्रिलियंस का सबसे बड़ा सबूत हैं। उनकी रचनाएं जैसे मेघदूत या अभिज्ञान शाकुंतलम आज भी लोगों के दिलों को छू जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्यार, कर्तव्य, सम्मान, इन जैसे यूनिवर्सल थीम्स को इतनी खूबसूरती से लिखा है कि उनकी कहानियां सदियों बाद भी बिल्कुल ताज़ा लगती हैं। लेकिन शब्द ही सब कुछ नहीं थे। गुप्त युग की आत्मा को तो पत्थर में भी तराशा गया था। चलिए अब उस कला को देखते हैं जिसने वक्त को भी मात दे दी, अजंता की गुफाओं की वो हैरान कर देने वाली चित्रकारी। महाराष्ट्र की चट्टानों में छिपी हुई ये जगहें सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, ये तो पूरी की पूरी आर्ट गैलरीज हैं। यहाँ दीवारों पर हमें सीधे प्राचीन भारत की दुनिया में झांकने का मौका मिलता है, जो रंगों और कहानियों से भरपूर है। और इन कलाकारों की टेक्निक कमाल की थी। जरा सोचिए, उन्हें गीले प्लास्टर पर फटाफट काम करना पड़ता था, वो भी उन रंगों से जो खनिजों और पौधों से बने होते थे। ये तो वक्त के खिलाफ एक दौड़ जैसी थी, एक ऐसा हुनर जिसने ऐसी तस्वीरें बनाई जो आज भी जिंदा लगती हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गुफा नंबर 1 में मौजूद ये तस्वीर, बोधिसत्व पद्मपाणि की। जरा उनके चेहरे पर वो शांति और करुणा के भाव को देखिए। ये बुद्ध की दया का प्रतीक है और भारतीय कला की सबसे मशहूर छवियों में से एक है। फिर गुफा नंबर 16 में एक और दिल को छू लेने वाली कलाकृति है, जिसे मरणासन राजकुमारी कहते हैं। कलाकारों ने इसमें भावनाओं की गहराई को जिस तरह से पकड़ा है वो सच में हैरान कर देता है और उस दौर की कला की मैच्योरिटी को दिखाता है। और हाँ, गुफा नंबर 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी उनके अंतिम पलों को दिखाती ये बेहद शांत छवि है। ये शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है जो अजंता की कला का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था। तो हमने विजेताओं की तलवार देख ली, कवियों की कलम और कलाकारों का हुनर भी देख लिया।
लेकिन एक स्वर्ण युग की तस्वीर तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम उसकी इंटेलेक्चुअल और सोशल फाउंडेशंस को ना समझें। तो चलिए अब विज्ञान और उस समाज की बात करते हैं जिसने ये सब मुमकिन बनाया। कला और साहित्य के साथ साथ ये विज्ञान और गणित में भी एक एक्सप्लोसिव दौर था। सोच कर देखिए, जीरो का कॉन्सेप्ट जिसने मॉडर्न मैथ को जन्म दिया और डेसिमल सिस्टम जिसे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, ये वो खोजें थीं जो यहीं हुई और इन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, लेकिन आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? इसके लिए हमारे पास एक आई विटनेस अकाउंट है। एक चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। उन्होंने जो देखा वो था एक शांत और खुशहाल समाज। उन्होंने लिखा कि लोग ईमानदार थे और शहरों में गरीबों की मदद के लिए दानघर और दवाखाने बने हुए थे। ये एक ऐसे समाज की तस्वीर है जो सिर्फ अमीर नहीं बल्कि दिल का भी अमीर था। तो आखिर में यही वो चीज है जो गुप्त साम्राज्य को सच में स्वर्ण बनाती है, एक संतुलन। सैन्य ताकत ने वो शांति दी जिसमें कला, साहित्य और विज्ञान फल फूल सकें। इन सभी चीजों का ये संगम ही था जिसने एक ऐसे युग को बनाया जिसकी चमक आज भी बरकरार है। और ये हमें हमारे पहले सवाल पर वापस ले आता है, लेकिन अब हमारे पास एक नया नजरिया है। एक स्वर्ण युग के लिए आखिर क्या चाहिए? क्या ये विजेताओं की तलवार से बनता है या कवियों की कलम से, या फिर असली जादू तब होता है जब ये दोनों एक साथ मौजूद हों? सोचने के लिए ये काफी दिलचस्प सवाल है।